हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास देखने वाले हैं, जो कि पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। जिस ढंग से देखते हैं कि सेंट्रल में जैसे कि वास्को डी गामा आता है भारत की खोज में, और फिर उसका एक प्रतिनिधि सबसे पहले आता है अल्मीडा, उसके बाद आता है अल्बुकर्क। उसी तरह से फिर देखेंगे जनजातीय विद्रोह, जिससे बिहार में हुआ था मुंडा विद्रोह, फिर हुआ था कोल विद्रोह, फिर हुआ था लोटा विद्रोह। ये सब बहुत तरह का विद्रोह, उस तरह जनजातीय विद्रोह हुआ था। फिर 1857 की क्रांति देखेंगे, जिस ढंग से सेंट्रल में हुआ था, मेरठ में मंगल पांडे द्वारा हुआ था, उसी तरह से बिहार में क्या क्या हुआ था उसको देखेंगे। फिर देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, जैसे कि 1857 की क्रांति हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस ढंग से बिहार में किनका प्रतिनिधित्व रहा है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे बिहार का गठन, पृथक बिहार का गठन किस ढंग से कैसे कैसे हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा का इसमें क्या योगदान है, उनका भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली बार अगर चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना मजबूती से तैयारी करते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पृथक बिहार तक हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, इसमें देख लेते हैं। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए तो हुगली से पटना के नाव के द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। यहाँ बहुत सोरा होता था, सोरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। क्या क्या चीज़ का यहाँ करते थे, तो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी का बर्तन और मसाले। पूछे बिहार में क्या क्या चीज़ का होता था, तो सोरा का होता था व्यापार, सूती वस्त्र का, चीनी मिट्टी के बर्तन का और मसाले का व्यापार होता था। आगे देख लेते हैं। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। मतलब सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार ज़्यादा करना चाहते थे पुर्तगाली। और यहाँ डचों का देख लेते हैं। डचों का उत्तरी इमारत जो है, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, उसने डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब किया था? 1632। ये सब क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अब देखते हैं। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। अंग्रेज पूछेगा 1632 में कौन आया था, तो पीटर मुंडी आया था। कब आया था? 1632 में। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी का व्यापार करते हुए देखा। फिर देखिए, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान गुलजार बाग पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस
सर्वे सर्वे कार्यालय स्थित है। गुलजार बाग पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो था अंग्रेजी कंपनी फैक्ट्री वर्तमान गुलजार बाग सब है। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आगे देख लेते हैं। ये जो ब्लू ब्लू है ये सब जो है, ये सब समझ लेते एक तरह से ये सब क्या है, एक तरह से ये सब क्वेश्चन है, इस सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। मुगल शासक फर्रुखसियर जैसे 1713 से 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा से को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब सबको मान्यता दे दिया था। बंगाल बिहार एवं अंग्रेज। बंगाल बिहार एवं अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। अलीवर्दी खां से हटकर स्वतंत्रता का सत्ता चला रहे थे, मतलब अलीवर्दी खां से अलग मिलकर ये लोग ऐसे ही चला रहे थे अपना। फिर देखिए 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में जो है अलीवर्दी खां मर गया, फिर उसका नाती था जो कि उसका क्या था, नाती हुआ जो उसका मतलब बेटी का बेटा हुआ, वही हुआ नाती हुआ जो कौन था, सिराजुद्दौला जो है नवाब बना। और 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुआ था, जो कि जानते हैं यह एक षड्यंत्र था। और उसमें क्या हुआ था, तो सिराजुद्दौला की हार रही थी, अब अंग्रेज को जीत लिया था, अंग्रेज जीत गया था। इसके बाद मिर्जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया और 1760 ईस्वी में मिर्जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिया था। और स्थानीय व्यापारियों से कम करों को समाप्त कर दिया, इससे कि ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी। ये जो था अंग्रेज था जो कि मतलब वो अपना से मतलब उससे अपने से था, जो वो व्यापारिक जो लगता था उस पर कर जो अंग्रेज जो है वह अपने से मतलब लेके और उसको मतलब जाने देता था। उसी को लेकर जो था मीर कासिम बहुत मतलब उससे परेशान हो गया और फिर मुर्शिदाबाद से वह अपना जो है राजधानी जो है मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था कि मतलब वो इशू नहीं रहेगा। और फिर यह सभी को व्यापारिक कर जो लगता था वह मीर कासिम ने माफ़ कर दिया कि सबको फ्री होगा। इस तरह से अंग्रेज उससे बहुत चिढ़ गए थे मीर कासिम से। इस तरह से
देखिए परेशान, इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी और अंग्रेज ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पुनः मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद से मुंगेर जब कर दिया तो उससे मतलब अंग्रेज परेशान हो गए और फिर जो है अंग्रेज ने मीर कासिम को फिर हटा दिया और फिर मीर जाफ़र को फिर बैठा दिया, क्योंकि वो कठपुतली था और मीर कासिम जो था उसका उतना बात नहीं मान रहा था, इसलिए मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया कि मेरा बात सुनेगा। फिर देखिए 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। मीर कासिम जो है फिर भागकर कहाँ आ गया? पटना आ गया, क्योंकि मुंगेर में वहाँ जाके पूरा बारूद फैक्ट्री सब बनाया था, मतलब बंदूक फैक्ट्री ये सब बनाया था। वहाँ जाकर फिर वह मुंगेर से फिर पटना आ गया था। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल बादशाह द्वितीय से मिला। अवध के नवाब जो था उत्तर प्रदेश से, अवध का नवाब कौन था उस समय? तो सिराजुद्दौला था। और मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ये दोनों से आकर मिला कौन? मीर जाफ़र मिला। और तीनों की संयुक्त सेना कौन था? तो मीर कासिम का सेना और अवध का नवाब सिराजुद्दौला का सेना और मुगल बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय था। तीनों की संयुक्त सेना मिलकर हेक्टर मिनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। एक तरफ से हेक्टर मुनरो था और दूसरे तरफ से मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और तीसरा जो था मुगल बादशाह था। ये तीनों था एक तरफ से, और हेक्टर मिनरो था जो एक तरफ से, जो कि अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस ढंग से 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई। मतलब ये तीनों की सेना जो है, ये तीनों का सेना जो है मतलब नहीं चल पाया हेक्टर मुनरो के सामने। और क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में ये तीनों की सेना हार गई। ये वाला याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। और फिर आगे क्या हुआ? संधि होता है ये लोग में, इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख, देखिए मुगल सम्राट जो है उसको 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी लगान वसूल अधिकार देना पड़ा। मतलब 26 लाख वार्षिक बदले, मतलब 26 लाख वार्षिक लेगा और क्या है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी पूरा लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। मतलब तीनों से जितना मतलब होगा वसूली वो सब अंग्रेज रखेंगे और बाकी सालाना वार्षिक 26 लाख रुपए जो है या मुगल बादशाह शाह आलम को अंग्रेज लोग देंगे। बस यही इसमें था। 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा। फिर 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मूल अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब
दीवान बनाया गया। 1770 में देख लेते हैं। 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और क्या हुआ, पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 में देख लेते हैं, बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिंग द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। कब कराया गया था? जॉन सोर ने एक अन्नागार बनाने का निर्णय दिया। तो फिर क्या हुआ, 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा, ब्रिटिश इंजीनियर था, कौन था? जॉन गास्टिन द्वारा बनाया गया। और इसको सुझाव कौन दिया था? जॉन सोर। जॉन गास्टिन जो था इंजीनियर था और बनाने का अधिकारी कौन था? जो बनाने का निर्देश दिया था तो जॉन सोर था। कब बनाया था? तो 1784 में बनाया था गोल घर। इसको ध्यान रखिएगा। क्या चीज़ के लिए बनाया था? तो अन्नागार मतलब अनाज रखने के लिए बनाया था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं, जैसे कि तमाड़ विद्रोह हुआ था 1789 से 94 के छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि झारखंड के तरफ है। चेरा विद्रोह जो कि 1800 से 1802 पलामू में भी झारखंड में है। फिर कहते हैं हो विद्रोह 1820 से 21 हुआ था, सिंहभूम में है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 छोटा नागपुर में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बुद्धो भगत। इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2 4 गो 5 गो जो है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी विद्रोह और मुंडा विद्रोह और ताना भगत विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था छोटा नागपुर में। फिर संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में संथाल परगना में। सिद्धू कानू और चांद भरे, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता रहता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कानू और चांद भैरव के नेतृत्व में। सरदारी विद्रोह कब हुआ था? 1858-59 में छोटा नागपुर सिंहभूम में हुआ था। फिर देखते हैं मुंडा विद्रोह 1895 में 1900 के बीच हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। कौन? बिरसा मुंडा द्वारा हुआ था। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व कर रहे थे। ताना भगत विद्रोह 1813 से 14 में हुआ था, गुमला में हुआ था। जतरा भगत इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये सब याद में रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। इसमें क्या 1857 की क्रांति से तुरंत पहले 1857 की क्रांति हुआ था, उसके तुरंत पहले का विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखें। 1855-56 यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। बोलता है कि यह पहला विद्रोह था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्या था? तो ये पहला विद्रोह था। यह विद्रोह इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों को दिक्कुओं द्वारा, दिक्कु जनजाति था, दिक्कुओं द्वारा बाहरी लोगों
इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों में दिकुओं के द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं पराहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। मतलब उसको उन लोगों का जो अति था उसमें शोषण कर रहे थे, उसका जो धार्मिक अति था उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए विद्रोह हुआ था। आगे देख लेते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव ने किया था 1855-56 में। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। आगे देख लेते हैं मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1895 से 1900 के बीच। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बहुत विस्तृत विद्रोह था, इसलिए इसके उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह या बोले या उलगुलान विद्रोह बोले, दोनों एक ही है। 1895 से 1900 के बीच। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी, व्यापार में परिवर्तन था, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्हें आनंद पांडे से वैष्णव धर्म का दीक्षा प्राप्त हुआ था। उन्होंने स्वयं को शिवबोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। जो है बिरसा मुंडा था, इसको जनजाति लोग बहुत भगवान की तरह पूजते थे। और यहाँ मतलब और इनके गुरु जो थे तो कौन थे? तो आनंद पांडे थे। पूछेगा बिरसा मुंडा के गुरु तो कौन थे? तो आनंद पांडे थे। और यह उसे वैष्णव धर्म की दीक्षा लिया था। वह शिवबोंगा के अवतार बताया और उन्हें आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। आगे देख लेते हैं। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की हत्या कैसे हुई? हत्या नहीं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो हैजा के कारण हुआ था 3 फरवरी 1900 को। आगे देख लेते हैं। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टा व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। आगे देख लेते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के नेतृत्व प्रदान किया गया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया था। जो था बहावी आंदोलन था, पहले धार्मिक था, फिर वह राजनीतिक में बदल गया था, राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। इस विद्रोह का 2 केंद्र थे। प्रथम था सीतना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर है, और दूसरा केंद्र था जो पटना था। पटना के केंद्र
धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। आगे देख लेते हैं हम लोग। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपना 4 प्रतिनिधि चुने, नियायत अली, बिलायत अली और फरहत अली और महमूद हुसैन। आगे देख लेते हैं। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। आगे देख लेते हैं। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं का कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। अब देख लेते हैं नोनिया विद्रोह। नोनिया जो बोला जाता है, जो कि मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसी को नोनिया इसे बोला जाता है। ठीक है। सोरा जो मिट्टी का अथी था। बिहार के सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। सोरा, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए, बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह देख लेते हैं। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह था। जेल के कैदियों को पहले पित्तल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने इसे मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया था। पहले लोटा का मतलब पित्तल का दिया जाता पानी पीने के लिए, फिर जो है मिट्टी का मतलब दिया जाने लगा, क्योंकि उसका शोषण किया जाने लगा, इसलिए यह लोटा विद्रोह हुआ था। मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा किया गया था। कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार के पुनः कैदियों ने पित्तल का लोटा देना पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार देख लेते हैं हम लोग। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 12वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। आगे देख लेते हैं। रोहनी के विद्रोह के मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दिया गया। पटना में विद्रोह के नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना में यहाँ से देख लेते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं एक बार। बिहार में 1857 की क्रांति का 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी से गांव में 12वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांड मारे गए। डॉक्टर ग्रांड और लेस्ली जो है मारा गया।
पहले बार कहाँ हुआ था बिहार में, तो रोहिणी देवघर जिला जो अभी झारखंड में 12 जून 1857 को हुआ था। फिर रोहिणी के विद्रोह मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। इस विद्रोह को विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दिया गया। फिर देखते हैं पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता कौन था, तो पीर अली था ने किया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर और लॉयल कौन था, वहाँ के लॉयल था अफीम एजेंट डॉक्टर और लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। कौन था वहाँ कमिश्नर, तो टेलर कौन था, विलियम टेलर, इसको भी ध्यान रखिएगा। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। जो पीर अली थे पुस्तक विक्रेता, उनको भी उनके सहित जो है 17 व्यक्तियों को फांसी दिया गया था। बोलेगा पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो पीर अली। कब के, 3 जुलाई को। आगे देख लेते हैं हम लोग 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को हत्या कर दिया। उन दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। पहले जो है पटना में हुआ, फिर जो है मुजफ्फरपुर में हुआ, पटना में हुआ, फिर जो है मुजफ्फरपुर में हुआ और फिर दानापुर में हुआ। ये ढंग से ध्यान में रखिएगा। और फिर जाकर यहाँ जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह जो है फिर है जगदीशपुर में हुआ था। इसको एक बार देख लेते हैं। 25 जुलाई 1857 मुजफ्फरपुर में संतुष्टि सैनिकों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दिए गए। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिक शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया गया। और फिर देख लेते हैं इधर से 30 जुलाई को सरकार के तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। सैनिक शासन लागू हो गया। आगे देख लेते हैं विद्रोही सैनिकों ने एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिया। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए निमंत्रित दिया, परंतु मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 400 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। मतलब जिस तरह से उस अति किया था विश्वासघात, इसलिए जो है कुंवर से बुलाने पर नहीं गए। आगे देख लेते हैं। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने के कारखाने को स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनबर जो है मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ गया और रीवा बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंच गए। कुंवर सिंह तो रीवा जो है एमपी में पड़ता है, बांदा के रास्ते जो है लखनऊ
पहुंच गए उत्तर प्रदेश। उन्होंने अवध के शाह आजमगढ़ जिला के फरमान दिया और दिसंबर 1857 को कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन लीग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। आगे देखते हैं शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह को बायां हाथ घायल हो गया और उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। आगे देख लेते हैं 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया। फिर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। कुंवर सिंह के बाद कौन किया? उनके छोटे भाई ने नेतृत्व संभाला। कौन था? अमर सिंह। और जबकि दूसरे भाई हरि किशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। आगे देख लेते हैं। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये जो पहाड़ में छुप कर वार करते थे, जिस तरह से मतलब गोरिल्ला विद्रोह होता है, उस तरह से गोरिल्ला युद्ध उस तरह से किए थे। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिया। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि दंडित किया गया। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ये हुम द्वारा जो किया गया था, स्थापना किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इसमें कितना व्यक्ति था? तो 72 व्यक्ति था, प्रतिनिधि था। लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि जो है इसमें नहीं है। पूछ सकता है कि बिहार से कितना था, तो एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। आगे देखते हैं। बिहार में हुई कांग्रेस के अधिवेशन। तो बिहार में कितने हुआ था? तो मेनली रूप से जो आज वर्तमान में है उसमें 2 ही हुआ था। ये जो है रामगढ़ जो है झारखंड में है। तो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में RN माधोलकर के अध्यक्षता में हुआ था। और 37वां हुआ था 1922 में, जो कि गया में हुआ था, चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था। 54वां हुआ था जो कि 1940 में रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। तो ये तीनों याद रखें, खास करके ये दोनों 27वां और 37वां 1912 और 1922 बांकीपुर पटना और गया RN माधोलकर और चित्तरंजन दास। इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। इसे देख लेते हैं क्या है।
बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरुद्ध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन का शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन बनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन जो होने वाला था 1911 में बंद कर दिया। मुजफ्फरपुर बम कांड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। मुजफ्फरपुर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी प्रिगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर निर्दोष की मृत्यु हो गया था क्योंकि वह मतलब गाड़ी किसी और का था और बैठ गया कोई और था। जो वकील था वो वकील जो मतलब निर्दोष को मतलब सज़ा दे दिया था, उस गाड़ी पर प्रिगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। और जो है वकील नहीं था, और ये दोनों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी सब सोचे कि वही है, इसलिए वहाँ निर्दोष की हत्या हो गया था। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। इससे पूछे कौन जो है अधिक कर लिया था आत्महत्या, तो प्रफुल्ल कुमार चाकी। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा दी गई। 18 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी दिया गया था। होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार देख लेते हैं। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष एवं चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना है। चंपारण सत्याग्रह हम लोग देख लेते हैं, जो कि महात्मा गांधी का भारत में पहला स्वतंत्रता, उनका पहला मतलब यहाँ क्या था, स्वतंत्रता का पहला यहाँ झंडा गाड़े थे 1917 में। इसको ध्यान रखिएगा। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली आंदोलन था यह पहला, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी।
इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी 20 कट्ठा जो है 1 बीघा, उसमें 3 कट्ठा आपका नील की खेती करना जरूरी था। इसको ध्यान में रखिएगा। 3/20 हो जाएगा, 3 कट्ठिया प्रति। ये ऐसे न देखे, ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है 3/20। इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है ऑप्शन में। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के प्रति किसानों काफ़ी आक्रोश था क्योंकि वह नील की फसल की भूमि बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी हो रहा था क्योंकि इस मिट्टी पर जब नील की खेती हो जाती थी तो फिर मतलब मिट्टी बंजर हो जाती थी और उस पर फिर कोई मतलब खेती नहीं होता था, कोई फसल नहीं होता था। इसलिए किसान लोग बहुत परेशान हो गए थे और आक्रोश हो रहे थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। बृज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। मतलब मुरली भरावा गांव के जो थे राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में इस समस्या का नेतृत्व के लिए कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने अपना मतलब मत रखा और फिर बृज किशोर प्रसाद ने इसे प्रस्तुत मतलब पेश किया था। और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वह चंपारण यानी कि मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य के सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्ड कार्क के 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया। मतलब 5 दिन में छोड़ दिया, 16 अप्रैल से 21 अप्रैल, क्योंकि उनका इतना औहदा बढ़ गया था कि मतलब उस समय उनको जेल में रखना बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि जनता पूरा उनके साथ थी, इसलिए उसको छोड़ना पड़ गया। गांधी जी के स्वतंत्र जांच का 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के संयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी L.C. आदामी, हर प्रसाद, नारायण सिंह के D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर और मजरुल हक। राजकुमार शुक्ल,
रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण आदि थे। तो इसको भी नाम को याद रखेगा। चंपारण सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी के साथ कौन कौन सहयोग किया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया था कि इसमें से कौन नहीं था, चाहे इसमें से कौन कौन था, ये ढंग से पूछ लेगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। भारत में पूछेगा तो पहला सत्याग्रह था। ऐसे तो वह लंदन में भी किए थे। आगे देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिला में के किसानों स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। स्वामी विद्यानंद कहाँ किए थे, तो मधुबनी जिले के किसानों के थी में, मतलब चंपारण आंदोलन से प्रभावित होकर। किसान सभा 1922 से मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। आगे देख लेते हैं। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। औपचारिक रूप से कहाँ किया था, तो यह पटना में किया था। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। औपचारिक रूप से बोलेगा 1928 ईस्वी में पटना बिहटा में, और बोलेगा सोनपुर मेला में स्वामी सरस्वती ने विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था नवंबर 1929 में। और इसके सचिव कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान सभा के कार्यानंद शर्मा और राहुल संकृत्यायन और पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि भी नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ था। आगे देख लेते हैं। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। बिहार किसान प्रांतीय सभा सम्मेलन क्रम देख लीजिए कहाँ था, सोनपुर था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा देख लीजिए गया में कहा को 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा जो है हाजीपुर 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रमुख किसान नेता कौन थे, यदुनंदन शर्मा गया से, यमुना कारी दरभंगा सारण से, और राहुल संकृत्यायन अनवारी अंबारी सिवान से, और कार्यानंद शर्मा मुंगेर बड़हिया ताल से। आगे रहते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 में हुआ था। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई जिसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया।
आगे देख लेते हैं। बिहार 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभाव हो गया। आगे देख लेते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, 1 अगस्त 1920। उसी तरह 1 अगस्त को जो है ये बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था, उसी दिन से स्टार्ट किया गया था। सहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी और नेताओं के विधायिका के चुनाव के नाम वापस ले लिया गया। राजेंद्र प्रसाद वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहेब महेंद्र प्रसाद ने राय की उपाधि लौटा दी थी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वकालत का जो पेशा था वह छोड़ दिए थे। उनका भाई जो है राय बहादुर राय साहब की उपाधि जो है लौटा दिए थे। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद थे। महाविद्यालय की स्थापना हुई और इसके कौन थे प्राचार्य? तो राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रांगण के बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। मजरुल हक इसके कुलाधिपति एवं ब्रिजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन कब हुआ? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा किया गया और इसके कुलाधिपति कौन थे? तो मजरुल हक और ब्रिजकिशोर प्रसाद कुलपति थे। ब्रिजकिशोर प्रसाद कुलपति और मजरुल हक कुलाधिपति। आगे देख लेते हैं हमारा सहयोग आंदोलन को मजरुल हक की दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ के दान के प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। मजरुल हक के जो मित्र था कौन था? खैरू मियाँ, उन्हीं के ज़मीन पर बनाया गया था सदाकत आश्रम। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरुल हक के सदाकत आश्रम दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला प्रारंभ किया, जिसके राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया गया। वहाँ से क्या निकाला गया? दी मदरलैंड मजरुल हक के ने निकाला था। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मदरलैंड क्या कौन अधिक प्रकाशित किया था? तो मजरुल हक। सदाकत आश्रम से ही निकाला गया था दी मदरलैंड मजरुल हक के द्वारा।
22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो एक जो है थाना में मतलब आग लग गया था, जिससे बहुत सारा मतलब पुलिस लोग मारा गया था। इसलिए वह जो है मतलब आंदोलन को बंद कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को, महात्मा गांधी के द्वारा। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्थान का गठन फुलवारी में किया गया। आगे देख लें स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के लिए बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 37वां अधिवेशन 1922 को गया में, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। CR दास जिसको बोला जाता है शॉर्ट में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी बने। कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी। बिहार का स्वराज पार्टी के गठन के समय। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। कब आया था भारत में? तो 1928 को साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ। इस आयोग का भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाल लाजपत राय के नेतृत्व विरोध प्रदर्शन किया गया और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों के विरोध प्रदर्शन किया। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना पहुंचा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अनुग्रह नारायण सिंह के नौजवानों से मिलकर क्या किए थे? विद्रोह किए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया और 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमिया इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किया। अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह एवं अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस गठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ावा और किसान मजदूरों को संगठन करने में रहा। आगे देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। आगे देख लेते हैं प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक उल्लंघन सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। टोटल कितना दिन हुआ?
गिन सकते हैं लगभग 24 दिन हुआ। इसको भी ध्यान रखिएगा, एक बार पूछ लिया था कितना दिन चला था। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला के नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर बनाया गया, क्योंकि यहाँ नमक की उतना मात्रा नहीं है, लेकिन नमकीन मिट्टी से यहाँ बनाया गया था चंपारण और सारण में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छापरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया। कहाँ किया था? लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में हुआ था। और यह नंगी हड़ताल कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। नंगी हड़ताल कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये ध्यान में रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। मतलब नमक विद्रोह के साथ साथ ये क्या हुआ? चौकीदारी कर के विरोध में भी चलाया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस के अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह कैद कर लिया गया। कहाँ के जेल में? पटना के। 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन के स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। आगे देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव देख लेते हैं। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस के चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुआ। 152 में तथा 107 पर कांग्रेस लड़ा और 98 सीट लाया था और कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया था। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर कृष्ण सिंह जो था सरकार बनाने से इनकार दिया, क्योंकि मतलब अंग्रेज लोग बहुत सारा अथी पर हस्तक्षेप करते थे, इसीलिए मतलब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मतलब बनने से इनकार कर दिए। इसके उपरांत राज्यपाल ने बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनने के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का पहला मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। उस समय जो था मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने का निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। ये देखते हैं 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 से श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। फिर देख लेते हैं आगे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? तो
कृष्ण सिंह वैसे बोलेगा तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। प्रथम मंत्रिमंडल मोहम्मद यूनुस। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिए कि हमको मतलब शामिल नहीं होना है विश्व युद्ध में, फिर ज़बरदस्ती में तब शामिल कर रहा था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 को आया था। उसके असफलता के बाद गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि सब तो जो थे मुंबई तरफ थे, लेकिन ये राजेंद्र प्रसाद तबीयत खराब होने के कारण ये बिहारी में थे, इसलिए इनको बांकीपुर पटना के जेल में बंद कर दिया गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। कौन दिए? बलदेव सहाय। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थी सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोली कर शहीद हो गए और उनके छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 शहीद का जो इमारत बना हुआ है सचिवालय पर, वो इन्हीं लोग का है, जो कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और 11 अगस्त को यहाँ पर शहीद हुए थे। इस ढंग से आप लोग याद रखते हैं सचिवालय भवन पर। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर यह गोलीकांड हुआ था और छात्र गोलीकांड शहीद हो गए थे, उनके अनेक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें से किसका नाम है? तो उमाकांत सिंह थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, राजेंद्र सिंह थे और राम गोविंद सिंह थे और देवी पत चौधरी थे और जगपति कुमार थे। इस गोलीकांड शहीद हुए थे। ये सब का नाम भी याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसके शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में किए थे। आगे देख लेते हैं। 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 12 अगस्त को पूर्ण हड़ताल रहा था, गोलीकांड के सचिवालय में हुआ था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़-फोड़ कार्रवाई, संचार साधन को नष्ट आदि उद्देश्य था। यानी समानांतर सरकार बनाने की कोशिश किया गया था। जिस ढंग से उधर सरकार अंग्रेज का, इस ढंग से इधर हम लोग क्रांतिकारी का चलेगा। आगे देखते हैं। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 दिसंबर 1942 को दीपावली की रात, ये भी ध्यान रखें कब, तो दीपावली की रात जो है वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह एवं योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह के साथ
जेल की दीवार फाड़कर भाग निकले थे। ये था जो दीपावली की रात में इन्होंने थाली पीटने का निर्णय लिया था कि थाली हम लोग पटाखा नहीं छोड़ेंगे, थाली पीटेंगे। और वहाँ सेंध मारकर निकल गए थे 9 दिसंबर 1942 ईस्वी को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कब निकले थे, तो दीपावली के रात में। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसके बिहार के वहाँ छापामारी और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली और सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों में ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया गया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोलीकांड का शिकार हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाया गया हुआ। 8,783 को सजा हुई है। 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इसके समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार का मांग दोहराई गई। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद का सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली बंगाल एवं बिहार विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक नया प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। आधुनिक बिहार से जुड़े तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार के भ्रमण कर मुस्लिम लीग की प्रचार प्रसार किया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल क़य्यूम अंसारी और मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थे
श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और कुसुम कुमारी, राजवंशी देवी और भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1946 में जापान स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं के हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह पाल की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। आगे देख लेते हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक की रचना की थी। राजा साहब गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजस्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद एवं पटना विश्वविद्यालय के विधेयक प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में देख लेते हैं। 1600 आर्यों का बिहार में आगमन हुआ था। 563 ईस्वी महात्मा बुद्ध जन्म, 540 में महावीर जन्म, 583 में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, 462 में महावीर स्वामी का निधन, 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हर्यक वंश की स्थापना, 555 में उदयन पाटलिपुत्र प्रथम बार राजधानी बनाना, 544 में नंद वंश की स्थापना, 521 चंद्रमौज द्वारा मौर्य वंश की स्थापना, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, 150 में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, शुंग वंश की स्थापना, 78 में कनिष्क द्वारा राजा अवसर पर शक संवत की स्थापना प्रारंभ हुआ। 320 में गुप्त संवत प्रारंभ, 635 में हेन सांग की बिहार यात्रा, 673 ईस्वी में इत सिंह की बिहार यात्रा, 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना, 1198 बख्तियार खिलजी में बिहार शरीफ का विजय, 1225 में इल्तुतमिश बिहार बंगाल पर अभियान, 1324-25 में गैसुद्दीन तुगलक बिहार का अभियान और 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान, 504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। आगे देख लेते हैं 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय, 532 हुमायूं द्वारा नुहानियों विजय, 539 में चौसा का शेरशाह की जीत हुआ तो 540 में कनाज द्वारा शेरशाह सूरी की स्थापना, सूर्यवंश का स्थापना, 541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण और 545 सासाराम में शेरशाह के मकबरा का निर्माण, 545 में कलिंग युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन कालिंजर के युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन, 576 में अकबर का बिहार विजय, 516 मनेर द्वारा दौलत शाह के अकबरे का निर्माण, 1621 ईस्वी में शाह बहादुर परवेज बिहार का प्रांतपति बना, 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, डचों द्वारा व्यापारिक केंद्र की स्थापना,
1651 ब्रिटिश व्यापारी केंद्र की वास्तविक स्थापना 1666 में। गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1617 में जॉन मार्शल की बिहार की यात्रा। 1699 में श्री गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना। 1713 में फर्रुखसिंह बिहार की राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेजी कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 में अलीवर्दी खां के बिहार का नवाब। 1556 में अलीवर्दी खां का निधन और सिराजउद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर के युद्ध। 65 में इलाहाबाद की संधि। 1770 में बिहार में भीषण अकाल। 1784 में गोलघर की स्थापना। 1821 ईस्वी में बिहार में वहाबी आंदोलन प्रारंभ। 56 में संताल विद्रोह। 1856 में मुजफ्फर में लोटा विद्रोह। 1857 देवघर में। 1857 के पश्चात 1865 में पटना में अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन। 1874 में बिहार में अकाल। 1884 में राजेंद्र प्रसाद के जन्म जीरादेई में। 1899 में बिरसा मुंडा। 1906 में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड। 11 में पृथक बिहार बनाने की घोषणा। 12 में बेहतर बिहार का गठन। 13 में पटना में सचिंद्र सत्यानंद सिंह समिति का गठन। 14 में ताना भगत का आंदोलन। 16 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और बिहार में होम रूल के आंदोलन। 17 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 19 में बिहार में खिलाफत। 20 में असहयोग मजदूर हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 21 में महात्मा गांधी विद्यापीठ की स्थापना। 23 में बिहार में स्वराज दल के गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 34 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना। 37 में बिहार प्रांतीय चुनाव। 39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र। 40 में फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार शाखा का गठन। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार शामिल। बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हुए थे। 1942 में आज़ाद रास्ता का गठन। 1946 में डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र। यहाँ तक देख लिए दोस्तों। अगर कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए इस ढंग का वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।